नहीं सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो कल ये ना सोल्ट ब्रिज का डिस्कशन हो चुका था कि सोल्ट ब्रिज मुझे अगर रिमूव करना पड़ता है ना, तो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया क्यों था, वो कंडीशन वापस जनरेट हो जाएंगी, मतलब सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है जी। यस सर। फिर अगर मैं अगर मैं सोल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर लूं जिसमें कोई क्लोराइड कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो, और सामने से मरकरी का, सिल्वर का, हाँ, या लेड का, अगर मैं इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, तो एक और मुसीबत खड़ी हो जानी है, प्रेसिपिटेट बन जाना है। तो हमें अवॉइड करना है उस केस में ना, यस अगर सर। इलेक्ट्रोड यस मेरे सर। पास पीबीएजी वगैरह के हों तो। रिवीजन में इंटरेस्टेड हो या फिर मैं आगे बढ़ूं, ये रिवीजन था बच्चों के लिए, तब उन्होंने कहा था सर रिवीजन करा दो, तो या ठीक है चल जाएगा काम। सर रिवीजन करवा दो। करवा दें। वेरी गुड। एक था डायरेक्ट रिडोक्स, मतलब आपने सेम वेसल के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स डायरेक्टली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब मोलिकुलर डायमीटर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने वहां फोटो दिखाई थी, यहां भी फोटो देख लो अब। ये लो जी, कॉपर की रोड को AgNO3 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कॉपर की रोड को जैसे ही आपने AgNO3 में डिप किया तो रिएक्शन प्रोसीड कर गई। होनी थी वो तो, कि कॉपर ज्यादा एक्टिव है, तो इसके अंदर मुझे कोई ज्यादा एनर्जी मिलती नहीं है। इसको बोलते हो एक तो वेरी सिंपल डायरेक्ट रिडोक्स। द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं है इसके अंदर। और कारण मैंने आपको बताया था, शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड है, और ये सेल जल्दी काम करना बंद भी कर देगा। उसके बाद इनडायरेक्ट रिडोक्स, क्या किया जी, दो सेपरेट वेसल्स में दो हाफ सेल चला दी, हाफ रिएक्शन चला दी। फिर आप याद करो, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। समझ में आ रही है यस। बात, ये रिवीजन चल यस रहा है सर। हमारा एग्जैक्टली। क्लियर ना। यहां लार्ज डिस्टेंस पे मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां लार्ज डिस्टेंस पे मेटेलिक, ये सब बातें बताई थी कल मैंने आपको, यहां इलेक्ट्रॉन यस ट्रांसफर सर। हो रहे हैं। क्लियर। तो इससे जो एनर्जी मिलनी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलनी है आपको। ठीक है जी। अब उसने कहा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका कंस्ट्रक्शन करना है, कहते जी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत है। इसका कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्कुल कर लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ लिसन केयरफुली, लाइन टू लाइन। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कंपार्टमेंट्स, जिनको हाफ सेल बोलते हो। हर एक हाफ सेल के अंदर मेटेलिक कंडक्टर इमर्ज्ड है सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसोल्व्ड सोल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेटल। ना समझ में आए तो जिंक इन जिंक प्लस टू, कॉपर इन कॉपर प्लस टू। अब ये लाइनें समझ में आ जाएंगी शायद। यस सर। ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स, यहां से इलेक्ट्रिक करंट एंटर करेगा और इसको लीव कर जाएगा, किसको, जिंक की रोड को। आपको पता है जिंक पे एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर पे रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये भाई साहब रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है ना। व्हेन द टू कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड बाय अ सोल्ट ब्रिज, तो फिर वहां जो न्यूट्रलिटी ऑफ द न्यूट्रलिटी ऑफ द आयोनिक न्यूट्रलिटी वो मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है। तो वर्ड टू वर्ड रिवीजन है बच्चे, सारी बात हम पढ़ चुके हैं। इससे बच्चों को थोड़ा सा और समझ में आता है चैप्टर रिवीजन करने से। नाउ इलेक्ट्रॉन का फ्लो सारे बच्चों को पता है, ए से बी, एनोड से ब्रिज, एनोड से बी, सॉरी कैथोड। एनोड से सी, ये थोड़ी सी गलती गलत लिख दिया मैंने, ए से सी। और करंट चलता है उल्टा, सी से ए। These electron flow through the external circuit into the other electrode where they could be delivered to the metal ion present in the solution. Clear है, that is converted to metal atom at the surface of metal electrode. The metal ion is reduced. अगर आपको ये पूरा समझना हो दो लाइनों में, तो मेरे पास बड़ा आसान तरीका है तो आपके पास भी। ये लो जी, और ये लो जी, ये आसान, इन दोनों को समझने का ये तरीका था। यस सर। यस सर। फिर उसने कहा हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन, लो जी इसको भी आसान तरीका, इधर एनोड इधर कैथोड।
तो कुछ जरूरी नहीं है कि कमेंट्री जो लिखी है उसको रट्टा मार के ही कभी कभी सिलेबस चलता है, इससे भी सिलेबस चल जाता है। देखो, द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड half and the reaction taking place in it is called oxidation half cell reaction। सिमिलरली ऑपोजिट लिखा हुआ है, और एक का नाम एनोड बोल दिया और दूसरे का नाम कैथोड बोल दिया। क्या इस महान जनता को ये बात समझ में आ गई है? यस Yes, sir. मुझे लग रहा है तुम लोग सो रहे हो। No, sir. No, sir. No, sir. चलो जी, बहुत अच्छी बात है। जो सोता है वो, कोई बोला नहीं यार। हाँ, वो निराक होता है, मतलब लूज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेफ्ट राइट, बीच में सोल्ट ब्रिज, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला बच्चे एनोड है। बार बार कह रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारे लिए मजाक बन जाए, इसमें क्या है, आसान सा तो बात है। क्लियर। और इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और मैंने कहा था लेफ्ट हैंड इज नेगेटिव हैंड। एक ही बच्चा था क्लास में लेफ्ट हैंडेड, दूसरा बच्चा मैं हूं, एक थी सिमरन एक मैं, दोनों के हम लेफ्ट हैंडेड हैं, और लेफ्ट हैंड इज नेगेटिव हैंड, याद करने का बेस्ट मेथड। क्लियर। राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो इंटरनल सर्किट है वो कौन कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी सर्किट कौन बनाएगा, उसका नाम है सोल्ट ब्रिज। ठीक है भाई। Yes, sir. इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द अबो सेल, उसने कहा इस सेल को अगर लगातार चलाना है, तो चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय अ कंपनसेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस विद इन द टू हाफ सेल। क्योंकि एक तरफ जिंक +2 बढ़ गए, दूसरी तरफ कॉपर +2 कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बेचारे जाना चाहते हैं लेकिन ये इसको पीछे खींचेगा। तो कुल मिलाकर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को प्रोसीड नहीं कर पा रहा। देयरफॉर in the external circuit in electrochemical cell current is carried by electron, and in the internal circuit current is carried by the ions through the salt bridge। लो जी, सोल्ट ब्रिज क्या है? ये एक यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब है जिसके अंदर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट भर दोगे। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होएगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होएगा। और इसका फंक्शन क्या है जी, ये कनेक्ट करता है दो सॉल्यूशन के दो हाफ सेल के सॉल्यूशंस को। क्लियर। अगर मैं इसको हटा दूं, इफ द सोल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल देन द वोल्टेज ऑफ सेल ड्रॉप्स टू 0, मतलब सेल Zero. स्टॉप वर्किंग। आज ही बताया था, कल रिवीजन कराया था। यस सर। सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमने जिस काम के लिए सोल्ट ब्रिज को लगाया है वो था सेल को लंबे टाइम तक काम करवाएं, लंबे टाइम तक वर्किंग रखें। अगर तुम सोल्ट ब्रिज हटा दोगे तो उसकी लंबे टाइम की वर्किंग खत्म हो जाएगी। Yes, sir. ये लो जी, ये कह रहा है जी इट कीप्स द सॉल्यूशन इनटू हाफ सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? एक तरफ जिंक बढ़ गए, उधर एनायन भेज दिए, एक तरफ कॉपर कम हो गए, उधर सल्फेट भेज दिए। Positive ion passes into the solution and there shall be accumulation of extra positive charge in the solution around the anode which will prevent the flow of electron। मैं बोलता आ रहा हूं कल से, जिस तरफ जिंक बढ़ गए, जिधर कीटायन बढ़ गए, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकेगा। क्लियर। विच विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड। This doesn't happen because negative ion are provided by salt bridge। ये हो नहीं पाएगा क्योंकि उस salt bridge ने उसको एनायन देकर न्यूट्रलाइज कर देना है, कम कर देना है, जीरो कर देना है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्मूथली चलते रहेंगे। सिमिलरली इन कैथोडिक, वहां कौन घट गया, कॉपर +2, उससे क्या हो गया, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो वहां मुझे कैटायन भेजने पड़ेंगे। Similarly, in cathodic half cell, negative ion will accumulate around cathode due to deposition of positive ion by the reduction to neutralize these negative ions। तो मुझे वहां sufficient number of positive ion भेजने पड़ेंगे।
तो सोल्ट ब्रिज से एक साइड क्या चलता है, इधर एनायन, और इधर कौन चलेगा, कीटायन। cation, अब तो सारी बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक छोटी सी बात और बता दूं यहाँ पे, कई बार सोल्ट ब्रिज के बिना भी काम चल सकता है, और ऐसा कहाँ होएगा चेक करना। सोल्ट ब्रिज कैन बी रिप्लेस्ड, सोल्ट ब्रिज कैन बी रिप्लेस्ड, क्लियर, सोल्ट ब्रिज कैन बी रिप्लेस्ड by the porous partition which allows the migration of ions without allowing the solution to mix। चेक करना, ये एक कंटेनर है तो ये इन डायरेक्ट रिडोक्सी, क्योंकि दो कंटेनर हो गए ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, लेकिन जो अंदर वाला कंटेनर है वो पोरस है। जैसे हमारे घरों में घड़े, अब तो मेरे ख्याल में घड़े वड़े रखते नहीं लोग बाग, पहले घड़े होते थे हमारे घरों में जिसमें पानी भरते थे, गर्मियों में ठंडा रहता था उसमें ना, क्योंकि उसके अंदर ना वेरी स्मॉल पोर्स हैं जो एयर को पास होने के लिए परमिट करते हैं। घड़े का नाम तो सुना है, घड़ा, Yes, sir. Sir, देखा भी है कि सिर्फ नाम सुना है। sir देखा है। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. क्लियर ना, तो उसके अंदर एयर पास हो सकती है, क्लियर। तो अब हमने ये एक घड़े जैसा ही अपरेटस लगा दिया जिसको मैंने शेडेड किया स्पेशली, ये वाला। इससे पता है क्या होएगा, मान लो बाहर कॉपर +2 कम हो गए तो हम उसको कैटायन भेज देंगे, और अंदर मान लो जिंक या कैटायन ज्यादा हो गया तो बाहर से एनायन मूव कर जाएंगे। तो सोल्ट ब्रिज कैन बी, salt bridge can be replaced by a porous partition which allows the migration of ions without allowing the solution to mix। solution mix नहीं होंगे, जिसकी जितको नीड है वो अंदर बाहर हो जाएगा, बस एक्सचेंज हो जाएगा उसका। आप समझो इसको उठाकर बाहर रख दो तो पूरा एग्जैक्टली वही बन गया, बस सोल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। इसको यहीं पड़ा रहने दो तो सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है, ये पोरस वॉल की हेल्प से कैटायन आयन का एक्सचेंज कर लेंगे बस। Yes, sir. ये लो, जब तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कौन किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सब क्लियर हो गया होगा। ये वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, करंट का मूवमेंट इधर हो रहा है, सोल्ट ब्रिज एनायन इधर भेज रहा है, कैटायन इधर भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, क्योंकि इधर जिंक बढ़ गए थे, एनायन भेजने जरूरी है, इधर कॉपर कम हो गया था, इधर कैटायन भेजने जरूरी है, और जो इसके अंदर तुमने भरा हुआ है उसका स्पीड बराबर होनी जरूरी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। जब तक ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता ना, आपको देख कर ही पता चल जाए कौन कहां क्या हो रहा है, तब आएगा मजा एक्चुअल में। सोल्ट ब्रिज हटा लो तो क्या होएगा, तुरंत पता चलना चाहिए। ये देखो जी, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा जी पहला तरीका होता है एबीसी, एनोड ब्रिज कैथोड। फिर होता है जिंक से जिंक +2, कॉपर +2 से कॉपर, कहते ये क्या लिख दिया, मैंने कहा जी ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। और बीच में जो आपको ये वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना बच्चे, बीच में जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, ये ब्रिज को इंडिकेट कर रही है। और जो फिर इस सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद लिखना होगा उसको बोलते हो सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन में जो एनोड है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको एग्जैक्टली जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडाइज करके दिखा दिया, और जो रिड्यूस हो रहा है राइट में लिखा है उसको कॉपर +2 से कॉपर रिड्यूस करके बता दिया। तो पहला वाला सेल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा वाला सेल रिएक्शन है, तीसरा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, सेल का ई वोल्टेज है, और फिर उसका गिब्स फ्री एनर्जी है। Yes, sir. अब तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर होगी बात सारी की सारी। Yes, sir. वर्ड Yes, टू sir. वर्ड, कौन कैथोड कौन एनोड, कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ करंट आ रहा है, कौन नेगेटिव Yes, है sir. कौन पॉजिटिव है, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ लीव कर रहे हैं, कहाँ एंटर कर रहे हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड है, लिखने दोनों एसआरपी हैं। सर मुझे तो एसओपी लिखने का मन कर रहा है, तो एनोड माइनस कैथोड कर लेना। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब थोड़ा टॉपिक बदलेगा,
है ये वही सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही, लेकिन तुम्हारे पास ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाना है, मतलब फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो वहां तुम्हें चाहिए होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी, वहां तुम्हें चाहिए होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी। तो एक काम करते हैं, बस यहां थोड़ा धीरे हो जाएगी स्पीड। अब मैंने क्या किया, एक मेटेलिक रोड को, आप मेरा लॉजिक समझ गए, टॉपिक समझ गए मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने जा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसको देख देखकर मेटल की रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ कौन रिएक्टिव है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन डिस्चार्ज होएगा, कौन नहीं होएगा, ये सब पता चलता है जिसको देखकर। शुरू करें? यस सर। Yes, sir. लो जी, हमने क्या किया, एक मेटेलिक रोड को मेटेलिक आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। मतलब जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में, मरकरी को मर्क्यूरी क्लोराइड में डिप कर दिया। ये आपके सामने है। तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, जहां दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में आए, जहां दो फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में आए, उसको बोलते हो इंटरफेस। उस इंटरफेस पे एक चार्ज का डिफरेंस है, क्योंकि इंटरफेस पे मेटल न्यूट्रल है और उसका जो सॉल्यूशन है वो चार्ज्ड है। तो वहां जो चार्ज का डिफरेंस है, वहां जो चार्ज का डिफरेंस है, उसको आपने पता है क्या बोलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो कैटेगरी, जिससे आप तक आप 100% फेमिलियर हो चुके हो, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर टेम्परेचर 298 हो, प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 298 हो, प्रेशर 1 बार हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं फिर कह रहा हूं, डिनोटेड बाय सेम सिंबल बट सबस्क्रिप्ट कैन इंडिकेट अबाउट द सबस्क्रिप्ट कैन इंडिकेट अबाउट द ईदर एसआरपी और एसओपी। ये पहले वाला एसआरपी, दूसरे वाला एसओपी। यस सर। ठीक है जी। अब मुझे किसी ने कहा सर आपको ना अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी है। मैंने कहा बता देते हैं जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी का दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक्चुअली में रेफरेंस सेल है। ये हमने बनाया ही पता है किस लिए है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये हमने बनाया इसलिए है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसका हमने फॉर्मेशन इस चक्कर में किया है कि हमें हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाए। तो ये रेफरेंस सेल है। क्या किया आपने इसके अंदर, मैंने कहा जी सबसे पहले कंटेनर लिया, उसमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H+N भर ली, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N भर लिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N भर लिया। फिर क्या किया, टेम्परेचर 298 केल्विन रख लिया, प्रेशर 1 atm रख लिया या 1 बार रख लिया। ठीक है जी। तो अब होएगा क्या, एक प्लेटिनम के वायर को इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप कर दिया, वापस एक 1m सॉल्यूशन ले लिया, 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, 1 atm प्रेशर ले लिया, और इस पूरे के पूरे प्लेटिनम के वायर को इस 1m सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब आपने आर्बिट्रली, मतलब अपनी इच्छा से, अपने मन से E0 0 कंसीडर कर लिया। ऐसा क्यों, रेफरेंस सेल है, इसको 0 मानोगे तो किसी और का निकलेगा नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। आपने प्लेटिनम क्यों लिया, मुझे हाइड्रोजन को H+ के टच में रखना है। एक चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, नाम तो सुना ही होगा, Yes. Yes, sir. और मुझे लगता है ये हम कर भी चुके हैं। तो वहां आपने Yes, पढ़ा था sir. पीटीपीडी, जब बल्क अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर ले, दैट वाज नोन एज द ओक्लूजन, OCCLUSIUN। नींद भी लग रहे हो? No, sir. No, यस sir. सर। ओए ये सर वाला कौन था? नहीं सर, मतलब समझ आ गया कहना अच्छा, मतलब। हाँ यार बिल्कुल यस भी सर। खतरनाक हरमन।
हाँ जी, ओहो। चलो नहीं सर ऑक्लूजन वाला यस सर क्या कोई नहीं बच्चे, एक्टिविटी बनी सॉरी रहनी सर चाहिए है हरमन, कोई टेंशन ना ले। हाँ जी, SHE हाँ जी NHE। सर तो मैंने क्या किया कि मैंने प्लेटिनम को क्यों डिप किया है, क्लियर, वाई द प्लेटिनम इज डिप्ड इन द H प्लस आयन सोल्यूशन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो मुझे ना हाइड्रोजन को H प्लस के टच में रखना था, तो प्लेटिनम की वायर इनडायरेक्टली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, जिससे H प्लस हाइड्रोजन एक दूसरे के टच में रहे। जैसा कि पीछे था बच्चे, जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। वैसे ही मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज इन टच विद H2 इज इन टच विद H प्लस आयंस। ठीक है जी। तो अब दो टाइप के Yes, गेम, sir. बिल्कुल जी, अब दो टाइप के गेम हो सकते हैं, या तो मैं इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखूं या मैं इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखूं। कहते जी आप किसी फॉर्म में लिख दो, वैल्यू तो जीरो ही है, ये रेफरेंस सेल है। और अब मैं इसको किसी और से कनेक्ट करूंगा। मान लो मैं SHE को मान लो मैं SHE को जिंक के साथ कनेक्ट करता हूं। लेबोरेटरी में खड़े हैं हम लोग, जिंक को SHE के साथ कनेक्ट कर दिया, जिंक को SHE। एक का वोल्टेज तो पता ही था जीरो, दूसरे का पता नहीं था, लेकिन रीडिंग आ गई वोल्ट मीटर में 0.76। सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक मैंने SHE लिया और उसको कैडमियम के साथ कनेक्ट कर दिया, सेम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, उसमें रीडिंग नोट कर ली जो वोल्ट मीटर में आई। फिर मैंने एल्यूमिनियम के साथ ये सेम एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने कॉपर के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ मैंने अलग अलग सॉल्यूशन ले लेके SHE के साथ जोड़ता चला गया, एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ता चला गया। तो अभी पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जिंक इन जिंक सल्फेट 1m, हाइड्रोजन इन HCl 1m, दोनों कनेक्ट हुए। और कल बताया था निडल के डिफ्लेक्शन से कैथोड पता चल जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां लेबोरेटरी में हमें तो पता नहीं था कौन एनोड है कौन कैथोड है, निडल के डिफ्लेक्शन से पता चल गया कौन कैथोड है कौन एनोड है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम फॉर्मूले पे चलते हैं, ई सेल नॉट ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आपको पता है रीडिंग कितनी आ रखी है, सेल का सेल वोल्टेज 0.776, सेल का Yes, सेल वोल्टेज 0.76। और कैथोड एनोड में से कैथोड कौन, कहते हैं वो तो निडल के डिफ्लेक्शन से पता चलेगा। फिलहाल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैथोड बन गया है, इसकी वैल्यू क्या है जीरो। SHE तो रेफरेंस सेल है ना बच्चे, उसकी yes, वैल्यू sir. क्या है Yes, जीरो। sir. तो जिंक प्लस टू जिंक का SRP मेरे पास निकल के आ गया। Yes, sir. Sir. अगर आपको एग्जैक्टली बात समझ में आई तो क्या था, मैं किसी भी मेटल का SRP कैलकुलेट करने के फेवर में था। आपने कहा ठीक है कर लो। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मुझे उसको HST से कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। कहते जी कनेक्ट करने के बाद मैंने कहा जी 5-7-10 मिनट वेट करेंगे, रीडिंग आ जाएगी कहां पर, वोल्ट मीटर में। उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। कहते जी रीडिंग आ गई 0.76। मैंने कहा ये सेल की रीडिंग है, कहते हाँ हाँ दोनों कनेक्टेड है, सेल की और किसकी है। मैंने कहा जी वैल्यू लिख दो, कहते जी 0.76 लिख दी मैंने कहा कैथोड कौन, कहते निडल के डिफ्लेक्शन से पता चल गया हाइड्रोजन है, मैंने कहा उसको जीरो लिख दो। एनोड कौन बाकी बचा हुआ, वो क्या लिख रखा है SRP SRP SRP। तो मैंने जीरो माइनस SRP ऑफ जिंक, और ये माइनस जैसे उधर ट्रांसफर किया SRP ऑफ जिंक कितना आ गया -0.76। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब तो क्लियर होगी बात कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उन लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. लो जी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस, यूजेस अप्लाई करके देखना है। तो पहला एप्लीकेशन तो सब बच्चों को मेरे ख्याल में 5वीं बार पता चल रहा है कि ये ई सेल का मेजरमेंट करने में यूजफुल है। ई कैथोड माइनस ई एनोड बोथ शुड बी SRP, इफ ई एनोड माइनस कैथोड बोथ शुड बी SOPs। उसके बाद कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा, कौन एनोड काम कर रहा है। तो फिर ध्यान से सुनो, जिन मेटल्स का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, लेस है, लेस कंपेरेटिवली लेस है, कंपेरेटिवली लेस है, तो वो एनोड का काम करेगा, वो रिएक्टिव होएगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, वो बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा।
अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, नाम तो सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. जो आपके पास फर्स्ट वाले मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबके एसआरपीज माइनस 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 है। और आप सबको पता है ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और आपको सबको पता है ये वेरी गुड मेटल्स हैं। मेटल का मतलब हार्ड, मेटल का मतलब हाई एमपीबीपी नहीं होता बच्चे, मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर। हमारी केमिस्ट्री में अच्छा मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर? ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सारे अच्छे मेटल्स हैं। क्लियर? तो अगर आपको ये बात पता चली तो किस बिहाफ पे पता चली, और आपको तो ये भी पता है बच्चे ये वेरी रिएक्टिव है। सोडियम को पानी में डाल के देखो, धमाके हो जाएंगे मिनट में। पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को वाटर से रिएक्शन करा के देखो, वेरी 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 फास्ट रिएक्शंस। तो ये सारे रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इन सबके ई नोट माइनस है, और जिसका भी ई नोट माइनस है वेरी रिएक्टिव, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड मेटल, बट पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही तो लिखा हुआ इधर, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, एक्टिविटी ऑफ मेटल, एनोडिक बिहेवियर, तो इकट्ठा लिखा मैंने। जिसका एसआरपी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और बुरा अच्छा अगर ई नोट बढ़ गया तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मेटेलिक करेक्टर अगर ये कम है तो बढ़ गया। अभी बोला तो था फर्स्ट वाले वेरी गुड मेटल्स हैं, Yes, sir. ये नीचे लिखा है देखो, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, these all are the very good metals. On which behalf you can say these are the very good metals? SRP is in negative. इनके SRPs नेगेटिव हैं। इतना यूजफुल थ्योरी चल रही है ना बच्चे, जब इसको अप्लाई करोगे जाकर डी ब्लॉक एलिमेंट में, वहां आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएगी सारी बातें। और मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कैथोड कौन एनोड, मैंने फिर आपसे बोलना है, लिसन केयरफुली। अच्छा एक बात बताओ, एनोड पार्ट पे तो हम आपसे बात कर रहे थे किस बारे में, पीछे की कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कैथोडी कौन एनोडिक। एक बीच बीच में बात रुक गई हमारी क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा रुक गया था। एक लाइन सुनो, क्या कि अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड 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 इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज 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 ऑक्सीडाइज, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। Yes, sir. अब सोचो कि जिसका भी एसआरपी कम है, कंपेरेटिवली कम है, वो अच्छा रिड्यूसिंग है, अच्छा मेटल है। अच्छा मेटल मतलब अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा, तो वही तो एनोड का काम करेगा। अगर किसी मेटल का ई नोट कम है, चलो यहां जाते हैं, मैंने बच्चों से ये आपसे काम ही करवा लेते हैं ना, अलग पेज पे जाके। लो जी, यहां मैंने ई नोट लिखा, यहां मैंने जिंक लिखा, यहां जिंक लिखा, -0.76 वोल्ट। ठीक है जी। यहां मैंने फिर ई नोट लिखा, सिल्वर 1 लिखा, सिल्वर लिखा, ये मैंने लिख दिया +0.8। अच्छा बताओ ज्यादा कौन है कम कौन है? कम कौन है भाई? ओए कहां चले गए? सर यही है। बोलो ना फिर, यही हो तो। 0.80 ज्यादा है। 0.80 ज्यादा है। कम कौन है? 0.76 है। और अभी मैंने क्या बताया था, जिसका ई नोट कम है वो रिएक्टिव है, वो गुड मेटल है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। तो अब बता सकते हो कौन एनोड है? तो जिंक ऊपर वाला नोड। हाँ, और ये कैथोड। अगर इन दोनों का मिक्सिंग करके मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ ऐसे ही बनाऊंगा। एनोड, कैथोड, और अगर मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ता है तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। जहां प्रॉब्लम हो मेरे से इमीडिएटली डिस्कशन कर लेना भाई। ये ई नोट
इनको देखा मैंने, जो कम वाला था, कम वाला कम वाला कम वाला मतलब अच्छा मेटल अच्छा मेटल अच्छा मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस मतलब एनोड, ओके डन। एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस, कैथोड इटसेल्फ रिड्यूसेस, तो ये सेल रिएक्शन और ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर इसका कोई ई सेल नॉट निकालना चाहता है तो कैथोड 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 प्लस 0.80, एनोड वैल्यूज मत बदल देना भाई, एसआरपीज लिखने होते हैं फॉर्मूले के अंदर, और इससे प्लस वैल्यू आकर डेल्टा जी भी निकल आएगा। Yes, sir. चलो देखते हैं कितनी जनता मेरी बात को सुन रही है। ये ई नोट एक गोल्डन चांस मिला हुआ है तुम लोगों को ये सब चीजें वापस सीखने का, तो मुझे लगता है तुम्हें इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। यहां मैंने लिख दिया इसके साथ कॉपर +2 से कॉपर, ये +0.34 है। अच्छा जी, मेरे को थोड़ा सा दसो, अगर इसका मैंने सेल बनाना है, विच वन इज एनोड विच वन इज कैथोड? ऊपर वाला node, ऊपर वाला node, और ये कैथोड। सेल रिएक्शन लिखवाएगा कोई इसकी? Zero point three four सेल minus. रिएक्शन सेल रिएक्शन Uh, सेल रिएक्शन Sir, aluminium plus copper positive. एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम प्लस पॉजिटिव, Positive. So copper to positive to copper. Copper. बैलेंस नहीं करना Yes, पड़ेगा, sir. बैलेंस 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 बैलेंस। सर ये कैसे किया, एक सेकंड? ये चार कितना? सर। 2, ये कितना? चार। 3, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। यस सर। Yes. अच्छा जी, ये हो गया सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन दसना। Aluminium to aluminium 3. एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम 3+, Copper positive to copper 2 positive to copper. ठीक है जी। अब इसका ई सेल नोट दसना। 2.34 plus आंसर निकला? sir 2. 2. सीधा आंसर आया भाई, 2 वोल्ट। Yes, sir. 2. Yes अच्छा, sir. इसका डेल्टा जी नोट दसना। फंस गए? 6 FE. हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट बोला बच्चे ने। 6 इंटू एफ इंटू 1 2, 6 FE की जगह 6 FE, ई का वैल्यू 2 है। और डेल्टा जी जब माइनस आ जाए तो स्पॉन्टेनियस है वो। Yes sir. अब तो अक्ल आ गई है कहाँ क्या बात लग रही है। इसका एप्लीकेशन है, इससे ई सेल निकाल सकते हो, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता लगा सकते हो, एक्टिविटी ऑफ मेटल पता लगा सकते हो, कौन कैथोड है कौन एनोड है ये पता लगा सकते हो। अब कोई भी मेटल एक स्टोरेज कंटेनर के फॉर्म में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा ये भी पता लगा सकते हो। कोई भी मेटल, अब सोचो ना बच्चे, जिसका ई नोट नेगेटिव है, हाउ कैन यू यूज दैट मेटल एज ए स्टोरेज कंटेनर? अगर किसी भी मेटल का ई नोट नेगेटिव है, वो तो रिएक्टिव है, तो उसको स्टोरेज कंटेनर कैसे यूज कर लोगे? राजा महाराजा खाते थे सोने में और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे वो, क्यों? रिचनेस फील करवाने के लिए। ओए Yes. नहीं, रिचनेस फील कराने के लिए थोड़ी खाते थे। उनको पता था ये नोबल मेटल्स हैं, इसमें खाना कुछ डलेगा तो वो उस मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेटल थे कैसे? ई नोट प्लस वाले। गोल्ड का ई नोट प्लस है। मेरी बात समझ गई क्या? जिसका ई नोट प्लस है वो स्टोरेज कंटेनर में यूज हो सकता है, जिसका माइनस है वो रिएक्टिव होने से स्टोरेज कंटेनर में यूज नहीं हो सकता। चेक करो, मैंने कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट रख दिया, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो ठीक है रख दिया, अच्छी बात है, स्टोर करके चलो। लेकिन मैंने जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रख दिया,
रख दें, चल जाएगा काम। नो सर, रिएक्टिव। हाँ रिएक्टिव है, होल्स निकलाएंगे थोड़ी देर में, लीकेज होने लगेगा इसमें से। और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे 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 डिसअपियर हो जाने लगेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक दोनों रिएक्ट करेंगे। जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। आपको कैसे पता चला जिंक इज मोर एक्टिव? भाई ई नोट पे बेस्ड है सारी कहानी। और मेटल जिनका भी ई नोट नेगेटिव है, जब भी हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे, दोज मेटल्स विच आर, मैं तो कह रहा हूं एक ही लाइन को क्यों नहीं पकड़ लेते यार, जिनका ई नोट नेगेटिव है वो रिएक्टिव है, वो कैथोड है, जिनका ई नोट लेस है वो अच्छे मेटल है, जिनका ई नोट कम है क्लियर वो स्टोरेज कंटेनर में यूज नहीं हो सकते, जिनका प्लस है वो यूज हो सकते हैं, और जिनके नेगेटिव है वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। क्योंकि कहानी तो वही आ गई ना बच्चे, वापिस कहां पर, जहां से चले थे हम लोग, क्या कि कॉपर अगर प्लस वाला है तो ये H प्लस को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि H इज मोर एक्टिव। जिसका ई नोट, मेरी बात सुनो, मैंने ई नोट लिखा, मैंने यहां H प्लस लिखा, यहां हाफ H लिखा, ये जीरो लिखा, फिर मैंने ई नोट लिखा, यहाँ कॉपर +2 लिखा, यहाँ कॉपर लिखे +0.34। सारे बच्चे एक्टिव हैं, सारे बच्चे समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिप्लाई भी आ रहे हैं। तो इन दोनों का मैंने मान लो कि एक स्टोरेज कंटेनर बनाया कि कॉपर के अंदर H2SO4 डाल दिया, तो क्या ये सेफ है? कॉपर में H2SO4 डाल दिया, क्या ये सेफ है? नो सर। नो सर। जल्दी नेगेटिव नहीं हो गए। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस है, जिनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस है दोज कैन इजीली यूज एज अ स्टोरेज कंटेनर। कॉपर, चांदी, सोना, ये सब ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस है, जिनका ई नोट प्लस है, दोज कैन बी यूज एज अ स्टोरेज कंटेनर। कॉपर के कंटेनर में H2SO4 क्या बिगाड़ लेगा H2SO4 कॉपर का? लेकिन जिंक में H2SO4 रखो तो जिंक का सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुमने नहीं और यस के बीच के एक स्पेस देना चाहिए तुम लोगों को 10 सेकंड का। वो तुम 10 सेकंड का स्पेस देते नहीं हो, पेपर तुम्हारा गलत हो जाता है, माइनस हो जाता है। स्पेस दो, मेरी बात सुनो। कॉपर ई नोट प्लस, H2SO4 जीरो, विच वन इज एक्टिव? हाइड्रोजन। विच वन इज एक्टिव? हाइड्रोजन। कॉपर इज नॉट एक्टिव, तो ठीक है पढ़ा रहने दो। जो बीच का स्पेस था ना 10 सेकंड का, वो तुमने दिया ही नहीं खुद को। पोज देना था 10 सेकंड का, सोचना था इन दोनों में से कौन एक्टिव? हाइड्रोजन। तो पढ़ा रहने दो ना, वो तो ऑलरेडी H प्लस में पड़ा है। कॉपर लेस एक्टिव तो उसका स्टोरेज कंटेनर यूज हो गया। हाँ इसकी जगह ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर मैं जिंक के कंटेनर में H2SO4 डाल दूं तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। इसमें से धीरे 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 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये जिंक रिएक्ट हो जाएगा, इसमें होल्स निकल आएंगे, लीकेज गल जाएगा जिंक का कंटेनर। यस सर। तुम बिना समझे यस बोल रहे हो। सभी बच्चों को समझ में आ गया तो मजा है, नहीं तो फिर मैंने आप पे टाइम लगाया, बार बार रिवीजन करा के इसका फायदा क्या होगा? आ गया सर समझ। सर आ गया। आ गया सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ये लो जी 12वीं क्लास की अब आती है नर्न्स्ट इक्वेशन, NER-NST, नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? नर्न्स्ट इक्वेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अब 1m से डिफरेंट हो जाए। जब व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1m, तो वहां आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाएंगी। स्टैंडर्ड क्या था एक बार फिर रिवीजन करता हूं। 298 केल्विन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 बार या 1 atm प्रेशर। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन 1m से डिफरेंट हो जाए तो फिर आपको सीखनी पड़ती है नर्न्स्ट इक्वेशन। तब आपको सीखनी पड़ती है नर्न्स्ट इक्वेशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1m, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उस टाइम का सेल वोल्टेज जब निकालना है तो फिर मुझे थर्मोडायनेमिक्स से एक फॉर्मूला इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q।
आप तो इक्विलिब्रियम वाले हो, आपको पता है क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो मैंने डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ डेल्टा जी नोट की जगह माइनस एन एफ नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर वन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया। सर ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो आप? भाई हमारा टारगेट क्या था? ई सेल का फॉर्मूला डिराइव करना। तो जब एन एफ से डिवाइड करोगे, तभी तो ई निकल कर आएगा आपके सामने। तो जैसे डिवाइड किया ये ई सेल, उसके बाद ई सेल नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। क्यू क्या है? रिएक्शन क्वोशेंट। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है? नेवर। फिर क्या करोगे? यहां आपको शायद पता हो, वैसे तो पता ही होगा, जो नेचुरल लॉग है इसका मतलब क्या होता है? 2.303 log 10 बेस। यस सर। अब आपने ई को ई सेल लिख दिया, ई सेल नोट को ई सेल नोट ही लिख दिया, माइनस माइनस रहने दिया। ये जो नेचुरल लॉग था ना बच्चे, नेचुरल लॉग, इसको 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू लिख दिया। फिर आपने इस पूरे के पूरे 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298, इस साइड देखते रहना, इस साइड में देखते रहना, इस साइड में देखते रहना। 2.303 आर, टेम्परेचर की वैल्यू 298 डिवाइडेड बाय 96,500 को सोल्व किया तो अप्रोक्सीमेट 0.06 आ गया, जो तुमने रट्टा मार रखा है एनहांस्ड इक्वेशन का 0.0591। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू। क्यू मतलब रिएक्शन क्वोशेंट। Yes, sir. कोई एंजाइटी तो नहीं हो रही है? कहते हो No, तो sir. लेकिन आपको कैसे बताएं? और जो हाईलाइटेड पोर्शन है बच्चे वो दिमाग में उतर जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंस इक्वेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या निकालना होता है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का सेल वोल्टेज। मतलब कंडीशन में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो तो ये हरकतें हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अब मैं Q इज इक्वल टू K लिख रहा हूं। ये क्या कर रहे हो आप? चैप्टर इक्विलिब्रियम अगेन। व्हेन Q इज इक्वल टू K तो इक्विलिब्रियम आ गया, डेल्टा जी जीरो हो गया। और डेल्टा जी जीरो होने में मैं फिर आपको पीछे लेके चलता हूं। एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है बच्चे, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब समझते हो? डेल्टा जी नेगेटिव, हाँ, वो यूं समझा करो ना, यूं समझा करो। मान लो तुम्हें स्पॉन्टेनियस रटना पड़ रहा है, तो मेरी बात सुनो, डेल्टा जी पता है क्या होता है? यूजफुल वर्क। अगर ये नेगेटिव है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो नेगेटिव ही होएगा ना। तो अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये फॉरवर्ड प्रोसीडिंग है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो प्लस हो गया, तो ये बैकवर्ड जा रहा है अब। और अगर जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम है। तो बच्चे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, एन जीरो हो नहीं सकता, 96,500 ये तो फिक्स वैल्यू है, तो एक ही चीज जीरो हो सकती है, वो है ई सेल। तो मैंने ई सेल की जगह क्या लिख दिया? जीरो। ई सेल नॉट के थोड़ा मैंने से नोट 0.0591 अपॉन एन log के। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया, वो है ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log के। इसका क्या करोगे आप? इससे हम के इक्विलिब्रियम निकाला करेंगे अब। यस सर। इस पूरे पेज पर आपके काम की बात दो है, जो दोनों येलो हाईलाइटेड है। और मैं फिर बच्चों से बोलता हूं, जब फाइनल राउंड आएगा तो इतना टाइम थोड़ी मिलेगा यार, अभी तो 7 दिन मिल गए, तब तो 70 मिनट होंगे आपके पास रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्विकली रिवाइज करने के लिए। तो तुम क्या हरकत करोगे? तब तुम हाईलाइटेड पोर्शन पे ही जाओगे। ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू, और ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log के। अच्छा जी, बच्चे कहते इसको अप्लाई करके दिखाना। मैंने कहा ये लो जी अप्लाई कर देते हैं। डेनियल सेल, हाँ जी, इसका ई सेल नॉट 1.1 वोल्ट,
डेनियल सेल इसका ई नोट 1.1 वोल्ट, क्लियर, ये 1.1 पुट कर दिया, 0.0591 अपॉन 2 पुट कर दिया, लोग के, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.0 लोग के। अब क्या करोगे, के इज इक्वल टू एंटी लोग, इसको एंटी लोग बना दूंगा, तो एंटी लोग ऑफ 37.22, इसको कैलकुलेट किया था हमने क्लास में 37.22, तो जो बाद वाली वैल्यू है वो तो आपको पता है एंटी लोग बन जाएगा उसका, और जो पहले वाले डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले वाले वो पावर बन वो जाएंगे। पावर बन जाएंगे। यस सर। आप तो, आपके पास तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट इलेक्ट्रिकल चैप्टर का भी नॉलेज है ना, वो यूज करना है आपने। तो इस पूरे पेज पे हाईलाइटेड पोर्शन दो है, मैं फिर बच्चों को बोलूंगा बैच आपका अच्छा है, आप इन दोनों हाईलाइटेड को याद रखना, ई सेल नॉट, और ई सेल नॉट इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आ जाए, नॉन इक्विलिब्रियम हो तो क्यू और इक्विलिब्रियम हो तो के, और दोनों में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन भरे पड़े हैं हमारे पास, वो मिलते हैं आज, बात करते हैं 15-20 मिनट। यस सर। चलो जी, अच्छी बात है। फिर बच्चे कहते सर और अप्लाई करके दिखा दो, मैंने कहा जी आ जाओ मेरे साथ अप्लाई करना सिखा देते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन था, पहले ये अप्लाई करना सीख लेते हैं। ये लो जी, क्वेश्चन था PbO2 सॉलिड 4H प्लस एक्वस, सल्फेट एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 सॉलिड 2 वाटर लिक्विड, इसका ई सेल नॉट दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड वाला दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, जो इक्वेशन दे रखी है ना, क्लियर, और इसका सॉरी ये हाफ सेल का और ये अगले हाफ सेल का PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका ये दे रखा है, तो आप इन दोनों को पहले चेक करो, वापिस सुनो, आप इन दोनों को चेक करके पहले तो हमें ई सेल निकालना है, आपने कहा निकाल लेंगे जी टेंशन ना लो, पहले ई सेल नोट निकालो फॉर्मूले का, मैंने कहा ई सेल नोट पता है क्या होता है, ई के थोड़ मैंने सी नोट, कहते ठीक है। यस सर। अच्छा इन दोनों को देखना, पहले तो ये +4 है, +4, ये +4 है, एरो के बाद +2 है, तो SRP है ये वाला, ये +2 है, इधर 0 है, ये दोनों SRP है, पहली बात तो। कई बार क्वेश्चन करना जब नहीं आता तो आपके सामने जो बंदा बैठ के पेन चला रहा है उसको देखो कैसे कर रहा है, वो पहले चेक करता है SRP है या SOP है, उसको पता है कि SRP SOP में अगर थोड़ा सा फर्क नहीं कर पाए तो फॉर्मूला गलत लगा दिया तो पहला शॉट ही गलत चला जाएगा। दोनों SRP हैं पहली बात। यस सर। जो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव वो एनोड है, और जो पॉजिटिव है वो कौन है, कैथोड है। कैथोड है। तो मैंने कैथोड मैंने एनोड में 1.7 ये वाली वैल्यू, माइनस 0.31, एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, अब वो कई बार सुन चुका है मेरी इस बात को कि मैं यहाँ SRPs लिखता हूं, बस वो SRP की वैल्यू मुझे कैथोड एनोड बनाने में बताने में हेल्प करती है बस। उससे ई सेल नोट निकला है 2.01, यस सर। अब फॉर्मूले में लिख दिया ई सेल 2.01, और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था, 2 इधर है 2 इधर है, इसका 2 का था तो मैंने 2 लिख दिया नीचे इसके। अब मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा मैंने, क्योंकि कैथोड है कैनोड है। देखना भाई, पीबी सॉलिड आएगा ना ना ना, ना साफ है, ये भी नहीं आएगा भाई। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में, रिएक्शन के क्वेश्चन में सॉलिड थोड़ी लिखते हो, लिक्विड थोड़ी लिखते हो पुत्र जी, क्या लिखते हो, ओनली एक्वस फॉर्म हो या गैसियस फॉर्म हो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड तो लिखते ही नहीं आप। यस सर। तो मैंने PbO2 भी नहीं लिखा, मैंने H प्लस एक्वस लिखे, मैंने सल्फेट एक्वस लिखे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, PbSO4 सॉलिड था, 2 वाटर लिक्विड, सब साफ हो गए, तो मेरे इक्वेशन में बचा कौन, H प्लस का पावर 4, सल्फेट का पावर 2, जब वो ऐड होके आएगा ना ऊपर से। फिर ये मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चेक करो चेक करो चेक करो, इसकी वैल्यू हाँ H प्लस 0.1, सल्फेट 2, वो मैंने पुट कर दी है इसके अंदर, यस सर। और उसके बाद मैंने ये सेल निकाल लेना है बस इसका। मतलब मेन जो फोकस था वो ये था कि आप एग्जैक्टली इक्वेशंस को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको दिख रहा है, एक बार आप तसल्ली से देख लो इस क्वेश्चन को।
पूरा 1 से 1.5 मिनट में चुप ही रहूंगा अब, 90 सेकेंड्स, और एग्जैक्ट 16 मिनट मेरे पास क्लास के हैं। डन सर। श्योरली समझ में आ गया अभी? हाँ ठीक है यार, ये सेटिस्फेक्शन है मेंटली। यस सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है जिसके अंदर, ध्यान से सुनना और समझना। इसकी थोड़ी सफाई कर दूं मैं, एक हल्की हल्की। लो जी, क्वेश्चन था Fe O4-2 से Fe+3 में बदल रहा है, Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है। जब ये हो तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2.2 है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.77 है, और जब Fe+2 Fe में बदले ये वाला, और इसका E0 -0.445 है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सर कैसे? ये तो क्वेश्चन था ना, ये तो साक्षी क्वेश्चन था ना। ये तो उसने कहा जी Fe, वाली ई नॉट समझ में आ गई, सेकंड वाली ई नॉट, ये थर्ड वाली ई नॉट क्या? ये वाली कह रहे हो आप? ये वाली नहीं नहीं, ये अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा Fe2+ से Fe जब बना है, ठीक हाँ है हाँ, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो ना तो मैं इसको फिर लिख देता हूं, मेरे साथ रहना। Fe O4-2 change to Fe+3 change to Fe+2 change to Fe, ऐसे करके यस सर। और इन सबके ना E0 मेंशन कर रखे हैं। यस सर। चलो जी, अब ओरिजिनली क्वेश्चन जो पूछ रखा है ना उसने, वो पूछ रखा है कैलकुलेट कैलकुलेट ई नोट कैलकुलेट ई नोट फॉर द FeO4-2 फेराइट टू Fe+2। आपने कहा सीधे यहां जंप कर गया Fe+2 पे, यहां से यहां। अब कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, और कुछ लर्निंग होते हैं। क्लियर? जो एक्स्ट्रा स्मार्ट और स्मार्ट वाले थे पता क्या कहते हैं? सर सोखा सा काम है, यहां से यहां से जोड़ दो। मैंने कहा भाई ये इंटेंसिव वैल्यू है, इंटेंसिव वैल्यू को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव वैल्यू को ऐड करते हो। इंटेंसिव वैल्यू का मतलब समझते हो? जिसका एडिशन, जैसे बीपी है, एमपी है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव Yes, sir. इंडेक्स है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनका किसी का भी डिवीजन नहीं हो सकता। यस सर। चाय के वॉल्यूम को, चाय टी जो पीते हैं हम लोग ना, इंडियंस तो खासकर नशेबाज है, तो चाय का वॉल्यूम डिवाइड हो सकता है, चाय का टेस्ट थोड़ी डिवाइड हो सकता है। यस सर। यस सर। क्लियर ना? घर में 5-6 लोगों के लिए चाय बनी है, तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था मैंने कि उसका वॉल्यूम डिवाइड हो सकता है। उसको कप में भर भर के दे दो, जिसको ज्यादा पीनी उसको 2 कप दे दो। क्लियर है? तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट के टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे यार। तो कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब इंटेंसिव वैल्यू, इसके टुकड़े वुकड़े नहीं होते हैं। हाँ, टुकड़े जिसके होते हैं इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। कल शाम में एक जगह पे थर्मोडायनामिक्स चल रहा था, तो बच्चा कहता है एंट्रोपी समझाना, कैसे टुकड़े हो जाते हैं इसके, कैसे एक्सटेंसिव वैल्यू है। मैंने कहा सोचो, एक कमरे में 2 मोल गैस के और दूसरे कमरे में 50 मोल गैस के, तो ज्यादा रेंडमनेस, ज्यादा क्योस, ज्यादा टक्करें, ज्यादा एनकाउंटर कहाँ होएगा? ज्यादा वाले में। हाँ, तो तो ज्यादा हुआ ना एक्सटेंसिव वैल्यू। कौन? इंटरनल एनर्जी, गिब्स और एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, जबकि हमारा ई नोट इंटेंसिव वैल्यू है।
ई नोट ई सेल दोनों, ये हमारा इंटेंसिव वैल्यू है। तो बच्चे कहते अब सोल्व कैसे करें, ये तो बताया नहीं आपने, बताता हूं, पहले बात को तो सुनो। सुनो जी, अब मैं FeO4 -2 इस वाले को Fe+3 में बदल रहा हूं, Fe+3 को Fe+2 में बदल रहा हूं, इसका डेल्टा G1 -NFE सेल नोट, इसका डेल्टा G2 -NFE सेल, और इस सम कर लिया तो डेल्टा G3 -NFE सेल। यहां n इसका n फैक्टर 3, यहां n फैक्टर 1, यहां का n फैक्टर आई थिंक 4 आता है, 6 से 2 में। F सबके कॉमन है। यस ई सेल क्या लिखूं, पहला वाला 2.2, दूसरा वाला 0.7, तीसरे वाला अननोन। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, अगर इन दोनों का सम कर दूं, सब सीधे ई सेल सम कर देते, वो होते नहीं ना, तो मुझे जी के टर्म में जाना पड़ा। एन फैक्टर डिफरेंट है। हाँ जी, और अब इसका भी बड़ा सुपर सिंपल तरीका सीख लिया। सुनो जी, जिसका ई सेल निकालना है वो ये रहा, पहले वाले का एन फैक्टर 3 था, दूसरे वाले का 1 था, लास्ट जो निकालना था उसका 4 था, फिर E1 2.2 था, E2 0.7 था, तीसरा कैलकुलेट करना था, आंसर मेरे पास 1.8425 वोल्ट आ गया सोल्व करके। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कभी 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस को जोड़कर कोई तीसरी इक्वेशन बना रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन को जोड़कर तीसरी इक्वेशन बना रहा हो, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, E3 नॉट जिसका निकालना है उसका n डिनोमिनेटर में ले आओ, बाकी N1 E1 प्लस N2 E2 जोड़ के आंसर दे दो। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट प्लस आरपी असाइनमेंट में मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बोर्ड पे करवा दिया जिससे आपको बोदर ना हो। यस सर। यस सर। फिर 1-2 क्वेश्चन बच्चों को और करवाए थे, अगर आप इसको देख पाओ और समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपको ई सेल ही निकालना था। नोट के यस सर। है ना, नोट के थोड़ा अपने पता लगाने हैं, यस सर। और उससे पहले जिस पे नजर मारनी होती है वो होता है सबस्क्रिप्ट। सर रिडक्शन वाले हैं। हाँ जी, दोनों रिडक्शन है। दोनों रिडक्शन है, तो जो कम होएगा वो नोट हो जाएगा, दूसरे वाला कैथोड हो जाएगा। यस सर। और फिर इससे मैं ई सेल निकाल लूंगा, इसका ये वाला, ये आ गया ई सेल। यस उसके बाद फिर फिर हाँ, जो ये ऑक्सीडेशन में ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये भाई साहब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, सेल रिएक्शन लिख Yes. के यस सर। वैल्यूज पुट करके ई सेल निकल आएगा। क्या आप सदमे में हैं? नो सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ पूछना है? सर डेली एक बार जो ऊपर ने लॉग ऑफ जिंक बाय लॉग ऑफ वो लिया है, वो आपने क्या बोला पॉइंट जो बस ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, यस रिडक्शन, सर। सॉलिड सॉलिड गायब हो गए, ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया। यस सर। यस सर। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसे सेल रिएक्शन बनेगी, सेल रिएक्शन इस बिहाफ पे बनेगी, यस सर। ई नोट की वैल्यू से सेल रिएक्शन बनेगी ना। Yes, sir. सेल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होएगा वो न्यूमरेटर और जो रिएक्टेंट होएगा वो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। कंफ्यूजन? नो सर। चलो अच्छी बात है ये तो। लो जी, अब इसका ग्राफिकल रिलेशन है, कोई बहुत हैवी काम नहीं है, बट इसके छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आपके ना बुक में। सुनो, उसने कहा जी एक ई सेल नॉट -0.05 N1 अपॉन 2 log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसने कहा जी इसका log जिंक +2 कॉपर +2 का ई सेल के साथ ग्राफ बनाओ। मैंने दोनों एक्सिस बना लिए। अब जब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 0 हो जाए तो ये लोग, ये जीरो, ये क्या बन जाएगा आपके पास
मान लो मेरी गलती, ये सारा वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी आपके पास। एक बार Yes, फिर sir. मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सेल रखा हुआ है, जिंक +2 और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 1m कर दे, तो log 1 जीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जब इसकी वैल्यू जीरो चल रही है तो तब सेल का सेल वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया। तीसरी बार बोल रहा हूं, जिंक कॉपर +2 1, log 1 जीरो, तो ई सेल बराबर ई सेल नोट आ गया। Yes, sir. इसको तुम लोगों ने क्या बोल दिया, इंटरसेप्ट। चौथी बार बोलूं या समझ में आ गई बात? सर आ गई समझ। पक्का सदमे में लग रहे हैं कुछ जनता? No, sir. जब सेल No, sir. स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो ई सेल बराबर ई सेल नॉट, ठीक है ना, उसको इंटरसेप्ट बोल दिया आपने। अब मैं सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही तो है। वेरी गुड यार, मुगेम्बो खुश हुआ। मेरे को जो इतनी देर से बोलना था तुमने झटके में खत्म कर दी सारी कहानी, बिल्कुल सही बोल रही हो। क्लियर, तो वो इंटरसेप्ट आ गया, लेकिन ये सब जगह चलता नहीं ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है बार बार। ये तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया एक साथ ही, वेरी वेरी गुड। क्लियर, सुनो भाई, अब मैं, हाँ जी बेटा। सर वो मेरा ना कनेक्शन चले गया, अचानक से बंद ही हो गई मीटिंग, मुझे थोड़ा सा बताओगे? कितनी देर पहले गई थी तुम बाहर? सर स्टार्ट किया था, ग्राफ स्टार्ट किया था। बस कुछ भी नहीं था इसमें, मैंने 4 बार एक ही बात को बोला था और 5वीं बार में एक बच्चे ने बड़ा सिंपल सा बोल दिया कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही तो है। जब मैं जिंक +2 कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 1m कर रहा हूं तो मेरा सेल स्टैंडर्ड सेल है। यस सर। जब ये इंटरसेप्ट बन गया, अब जो कह रहा हूं उसको सुनो। मैंने जिंक और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया, मतलब लोग जिंक +2 कॉपर बढ़ने शुरू हुए, तो इसका मतलब Yes. ये पूरी वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो नेट ई सेल क्या होगा, कम हो जाएगा, यस सर। और इस सेल लेके जाओगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो स्लोप नेगेटिव। हाँ हाँ बिल्कुल है, जब आप Slope, yes. इंक्रीज कर रहे हो, और वैसे भी नेगेटिव का साइन है। क्यों भाई साक्षी? यस सर। चलो जी, अब हम कंसंट्रेशन सेल के बारे में जान ले। मैंने आपसे कहा था ना, अरे लिखा लिखा नहीं होता ना तो हम बर्बाद हो जाते तब तक ना, कारण क्योंकि मटेरियल बड़ा ज्यादा है, सब कुछ पढ़ाने के चक्कर में ना फिर बहुत कुछ छूट जाता। अब ये लिखा लिखा है छोड़ कुछ सकते नहीं है, विद एग्जाम्पल भी चलना पड़ रहा है हमें। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होएगा ना जो अगली क्लास में, वो तुम कंफर्ट जोन में जाओगे। क्लियर, वो सारा लिखा है, 10 इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रखे हैं मैंने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। लो जी, कॉन्सेंट्रेशन सेल, आज 20 मिनट के लिए हमारा डाउट सेशन है, उसमें हम आरपीएस नंबर 4 पे बात करेंगे, हमारी रेडोक्स वाली। तो आरपीएस डन हो जाएंगी, फिर हम एंट्री कर जाएंगे उसके असाइनमेंट में। कॉन्सेंट्रेशन सेल बच्चे, जब कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट बट मटेरियल्स आर सेम, जो अब तक बोलते आ रहे हैं ना 5-5 6-6 बार, दोनों साइड जिंक है और दोनों साइड ही जिंक सल्फेट में डिपो रखे हैं। आपने कहा जिंक को जिंक सल्फेट इन कैथोड एनोड बोथ, यस एग्जैक्टली। जब आपके पास मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, ऐसे सेल को आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन सेल। फिर बच्चा कहता है सर आप मटेरियल सेम कर गए हो तो करंट कैसे चलेगा? मैंने कहा करंट चलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। यस पहले नेचर से करंट चलता था, पहले नेचर Yes, से sir. करंट चलता था, अब नेचर से नहीं, अब चलेगा कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस सेल का नाम आपने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब बच्चे ने पूछा सर किस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? मैंने कहा जी जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होएगा उस तरफ मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखनी पड़ेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होएगा। या फिर इसका दूसरा वर्जन है कि अगर ई सेल पॉजिटिव लाना है तो न्यूमरेटर शुड बी हाई। अगर मुझे ई सेल को पॉजिटिव लाना है ताकि डेल्टा जी नेगेटिव रहे, सेल वर्किंग रहे, तो न्यूमरेटर शुड बी, जब न्यूमरेटर मेरे पास, अब इसको मैं यूं चेक करवाता हूं, सुनो। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या हुआ, जिसके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन अलग हो। एक का नाम है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो
इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर है। तो एक तरफ जिंक जिंक सल्फेट में, दूसरी तरफ जिंक जिंक सल्फेट में, आपने कहा दोनों तरफ सेम, हाँ जी। ई सेल तो इसका नोट जो स्टैंडर्ड वाला है वो तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस माइनस तो जीरो हो जाएगा। Yes, sir. अब जो बात कहना चाहता हूं उसको फिर देखो, जिंक की ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक की रिड्यूस हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडाइज। अब जो बात कह रहा हूं उसको सुनो, इधर से इलेक्ट्रॉन चले थे, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर लीव कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी तो सेल चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ी कंपार्टमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, कि थोड़ी कंपार्टमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज सेल स्टॉप्स द वर्किंग। और इसको मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया है, आओ मेरे साथ। ई सेल इज इक्वल टू सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग यस सर। C1/C2। अब ये क्या लिख रहे हो C1/C2? देखो जिंक जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू जिंक, पहले वाला क्या लिख लिया C1, C1 मतलब कौन हो गया, C1 मतलब कौन हो गया एनोडिक साइड, तो मैंने ये लिख दिया C1/C2। अगर मेरे पास इसको ई सेल को प्लस लेकर आना है तो मैंने एक छोटा सा गेम खेला इसके साथ, ये लिखा ई सेल, ये लिखा प्लस, ये लिखा 0.0591 अपॉन 2 लोग C2/C1। कर सकते हैं ना ऐसा लोग के साथ? तो यस सर। Yes, sir. तो अगर C2 बढ़ गया तो ई सेल प्लस रहेगा और डेल्टा जी माइनस रहेगा, तो ऐसे सेल क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। तो कुल मिलाकर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि अगर किसी सेल को इलेक्ट्रो केमिकल सेल बनाए रखना है और कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो, तो कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज्यादा होनी मस्ट है। हमारा टॉक टाइम खत्म हो गया भाई, यस सर। बात बंद करें।